तो प्लस आया भी जस्ट आया, उन्होंने कहा कि मुझे कमेटी के लिए सिलेबस बनाना है, जापान से टीम आएगी। अच्छा ओके चलो, मॉलिक्यूल्स इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। रिमेंबर, मैं अभी आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। एक होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसमें एटम्स डालते हैं, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स अगर डालें तो क्या होता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट मॉलिक्यूल्स इनटू अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। देखो सिलेबस का पॉइंट क्या है, यू विल बी आस्क्ड टू, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें आपको एक नंबर ऑफ कार्बन निकालने होते हैं। मैं आप लोगों को जरा इसका काम बता देता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन निकालना तो बहुत ही जरूरी काम है, उसके बगैर तो आपकी गाड़ी अटक जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। और दूसरा काम जो हमें इसके अंदर करना है, वो हमें करना है इसके फ्रैगमेंट्स ढूंढने हैं। चलो देखो, मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ ये सिलेबस का जरा पॉइंट। आप इसके अंदर, आप लोगों को मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जरा इस पॉइंट को पढ़ें, पॉइंट नंबर 3 को। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम मॉलिक्यूलर एंट्री, ये पढ़ना है। 4 पढ़ना है, सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय सिंपल फ्रैगमेंटेशन, ये। 5th, डिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और 6th, डिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन एटम्स। ठीक है, ये काम आपको मुझे सिखाना है आज 3 से लेके 6 तक। ये ऑब्जेक्टिव है मेरे आज का। जो 1 से लेके 3 है, ये मैं आप लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ाकर आ चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब जरा सीखते जाइए। पहली 2 एग्जांपल्स में मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं ले रहा, बट वो मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप जस्ट टू स्टार्ट विद ना, एक तरह वार्म अप के लिए मैं कहता हूँ ये मैं पहली 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए पहली एग्जांपल के अंदर मैं आप लोगों को पहले कुछ फैक्ट्स बता दूं। लाइक एटम्स, व्हेन वी ऐड मॉलिक्यूल्स टू मास स्पेक्ट्रोमीटर, इनका स्टेट क्या होनी चाहिए? दे शुड बी इन गैसियस स्टेट। सो बॉटम लाइन, anything that goes into a mass spectrometer, atoms और molecules, उनकी स्टेट क्या होनी चाहिए? गैस। ठीक है, अगर वो पहले से गैस हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड कर दिया। सेकंड, जब आप उसको ऐड कर देते हैं, when molecules are added, some of them will break या स्प्लिट इनटू फ्रैगमेंट्स। देखो जब तुम मॉलिक्यूल डालते हो ना, तो उनमें से फॉर एग्जांपल तुमने 100 मॉलिक्यूल डाले, तो 100 में से कुछ मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे इनटू फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का उर्दू में मतलब क्या होता है? टुकड़े। इट विल ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स। और कुछ नहीं टूटेंगे, एंड अदर्स स्टे एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा अगली बात, हर पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है? एवरी पार्टिकल इज गिवन अ चार्ज। ठीक है, ईच पार्टिकल विल बी गिवन अ चार्ज ऑफ +1। सर ये स्टैंडर्ड काम है। ठीक है, पहले ये वाली बातें, तीनों बातें सबको समझ में आ गई। सो अब हम क्योंकि अभी मॉलिक्यूल्स पे इंटरेस्टेड हैं, तो विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को जब डालते हो पहले गैस में कन्वर्ट करो उसको, फिर उसके बाद आप उसको जो है वो जब डालेंगे तो कुछ उसमें से टुकड़ों में टूट जाएंगे, कुछ एज इट इज रह जाएंगे। हर पार्टिकल को, चाहे वो टुकड़ा हो या वो जो टुकड़ा नहीं बना, पूरा मॉलिक्यूल रह गया, सब पे क्या आ जाएगा? +1 का चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि जी ये क्यों क्या कैसे, बस हम डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पे जाते हैं। तो सपोज करो, एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है Cl2 मॉलिक्यूल्स की। सपोज करो हमने, अच्छा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो नहीं है, बट मैंने आपसे कहा एक दो मैं आपको एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं ताकि हमें याद आए। ये मैंने आपको पहले भी कराई थी, वैसे एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं मेमोरी। अगर हम Cl2 मॉलिक्यूल को स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे तो व्हाट विल हैपन? देन सम मॉलिक्यूल्स रिमेन Cl2 एंड अदर्स विल स्प्लिट इनटू। जब ये टूटेंगे तो क्या बनेंगे? का क्लोरीन एटम बनेंगे ना। जब मॉलिक्यूल टूटेगा इसका क्लोरीन का, तो वो क्लोरीन एटम्स बनेगा। अच्छा, अब याद करो क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। और उनका रेशो क्या होता है? 35 वाला 3 होता है
और 37 वाला 1 होता है, 3:1 के रेशो में होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल मैं रेशो में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि तुम्हें कितनी पीक्स मिलेंगी Cl2 की, तो अगर इसका स्पेक्ट्रम में स्टडी करूंगा तो हाउ मेनी पीक्स विल बी गेट मॉलिक्यूलर, जब आप मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीक्स कितनी मिलेंगी आपको? 3। सर जब मैं Cl2 मॉलिक्यूल्स को डालूंगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब मैं Cl2 मॉलिक्यूल को डालूंगा कुछ टूट जाएंगे, कुछ नहीं टूटेंगे। सो यू विल हैव Cl2 मॉलिक्यूल्स एंड Cl प्लस का मैंने साइन क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपसे कहा हर चीज पे प्लस वन का चार्ज आता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी पीक्स बनेंगी स्पेक्ट्रम में, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में कितनी पीक्स बनेंगी? टोटल नंबर ऑफ पीक्स 5। सर 5 पीक्स बनेंगी। कौन सी 5 पीक्स? we obtain 5 peaks, 3 Cl2 की और 2 फ्रॉम Cl+। सर अब जरा मैं आपको समझाता हूँ 5 कैसे। ये जो Cl2 है इसमें 2 एटम्स है ना क्लोरीन के, तो अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सर अगर ये दोनों क्लोरीन 35 वाले हुए तो इसका मास कितना हो जाएगा? 70। सो एक पीक बनेगी 70 पे। दूसरी पीक अगर एक 35 है और दूसरा 37 है। अच्छा इसमें से जाहिर है या तो लेफ्ट वाला 35 होगा, राइट वाला 37 होगा, या और लेफ्ट वाला 37 हो, राइट वाला 35 हो। तो 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना इसके, लेकिन बहरहाल दोनों का मास तो बराबर ही होगा, और वो कितना होगा? 72। फिर एक पीक बनेगी अगर दोनों 37 के हो। अच्छा आप देखें प्लस तो मैं हर एक पे लगा रहा हूँ, आप ये बस आदत बना लें, मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो भी पार्टिकल होता है ना प्लस उसके साथ लगाना होता है। सर तीसरी पॉसिबिलिटी ये दोनों क्या हो, इसकी पीक बनेगी 74 पे, तो एक पीक होगी 70 पे, एक पीक बनेगी, अच्छा 72 वाली पीक जरा ज्यादा होगी क्योंकि उसमें 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, एक्चुअली वो बड़ी पीक होती है। और फिर आपके पास एक पीक बनेगी 74 पे। सर फिर 2 Cl भी तो है ना, एक Cl35 की, एक Cl37। सामने आया 5 पीक्स किसकी होंगी? पक्का? चलो अब जरा अगली एग्जांपल पे तुम लोग, तो मैंने बता दिया द पीक्स एट 35 37 आर ऑफ Cl फ्रैगमेंट्स एंड द पीक्स एट 70 72 एंड 74 आर Cl2 फ्रैगमेंट्स। अच्छा पहले ना हमारे पुराने सिलेबस में हमें ये भी निकालना होता था कि इनका रेशो का क्या होगा उस हिसाब से पीक के जाना साइज पे, बट अब वो हमारे सिलेबस से निकल गया है। सो विल नॉट कैलकुलेट द रेशो के पीक का साइज के रेशो क्या होंगे फिलहाल इस पार्ट में नहीं है। अच्छा देखें अब एक Cl मॉलिक्यूल्स, मैं अगली एग्जांपल ले रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब देंगे। कंटेन H1 isotope of hydrogen but 2 isotopes of chlorine. Suggest how many peaks will be formed when HCl molecules are analyzed in mass spectrometer. ये क्वेश्चन है। सो मैंने क्वेश्चन में कह दिया हाइड्रोजन का एक ही आइसोटोप है H1 वाला, लेकिन क्लोरीन के 2 पॉसिबल आइसोटोप्स हैं, तो मुझे बताओ अगर मैं इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में एनालाइज करूंगा तो कितनी पीक्स बनेंगी? कितनी? 6। तो 6 किस किस की? Cl35 और Cl37 सही है, 2 ये एक केस हो गया, एक Cl35 35 और H 35 सर एक Cl है सर, HCl का मॉलिक्यूल है ना, तो HCl में तो एक ही Cl है ना, 2 Cl थोड़ी है। 5 पीक्स सर, 5 पीक्स बनेंगे। देखें 5 पीक्स किस किस की? HCl की बनेंगी 2 पीक्स। अच्छा देखो पहले तो सर आपके पास एक तो HCl होगा, एक H+, अगर टुकड़ों में टूटेगा तो H+ और Cl, या तो HCl होगा या H होगा या Cl होगा।
अब HCl की कितनी पॉसिबल पीक्स हैं? अच्छा, हाइड्रोजन का तो एक ही आइसोटोप है ना 1, लेकिन Cl का 35 भी हो सकता है और Cl का 37, तो इसकी पीक आएगी 36 पे, यानी Cl का 35 प्लस 1 36। और अगर इसमें Cl 37 हुआ तो इसकी पीक किस पे आएगी? 38 पे। तो एक पीक आएगी 36, एक पीक आएगी 38। अच्छा, फिर सर हाइड्रोजन H1 है ना, उसके तो 1 पे आएगी भाई, एक बच में लिखा हुआ है द ओनली आइसोटोप इज 1। और Cl की दो पीक्स होंगी, एक Cl35, एक Cl37। तो टोटल पीक्स कितनी हो गई? 5। 2 HCl की, 2 Cl की और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की भी एक इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन इसके अंदर हमने कहा उसका एक ही आइसोटोप है, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन का ना जो दूसरा आइसोटोप होता है, 3 होते हैं वैसे, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, लेकिन ड्यूट्रियम और ट्रिटियम रेयर होते हैं, इसीलिए हम यूजुअली इनको इग्नोर कर देते हैं। अभी AS तक गया, तक A2 में जाके खैर हम उनको भी पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को? ये पक्का डन हो गया? अच्छा, अब एक सवाल इसके अंदर और पूछता है एग्जामिनर, इसका पार्ट बी। तो टोटल पीक्स कितनी हो गई जी? 5 पीक्स फॉर्म, ठीक है। एक और इसका पार्ट पूछता है, वो आपसे पूछेगा कि इनके साइजेस के रेशो क्या होंगे। तो देखो मैंने तो पहले बताया था, जो अच्छा अगर मैं इसकी H+ की पीक शो ना करूं तो Cl35 और Cl37 का रेशो क्या होता है? 3:1 का ना। तो याद रखो, HCl35 और HCl37 का रेशो भी क्या होगा? 3:1। H कॉमन है ना दोनों में, तो अगर उनके एटम्स का रेशो 3:1 का होता है ना, तो याद रखो उनके मॉलिक्यूल का रेशो भी क्या होगा? 3:1। मैं ये नहीं कह रहा पीक के साइज बराबर होंगे, मैं कह रहा हूँ रेशो 3:1 का होगा। तो देखो इसको जरा मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है, जो 35 वाली पीक है और जो 37 वाली पीक है वो किसकी है? 35 वाली पीक Cl35 की है और 37 वाली पीक किसकी है? Cl37 की। इनका रेशो क्या है? 3:1। इसी तरह से जो 36 वाली पीक है वो किसकी है? ये HCl35 की है ना। और ये वाली जो 38 वाली पीक है वो किसकी है? HCl37 की। इसका भी रेशो क्या है? 3:1। देखें, तो रेशो बराबर होते हैं हमेशा अगर दोनों के अंदर एक कॉमन एटम हो ना, जिस तरह दोनों के अंदर हाइड्रोजन कॉमन एटम है, दोनों का हाइड्रोजन 1 है, तो फिर अगर मुझे मॉलिक्यूलर पीक्स का रेशो निकालना है तो वो एटम्स को ही देखना पड़ेगा। अगर उसके अंदर एटम्स का रेशो 3:1 का है तो फिर मॉलिक्यूल का रेशो भी 3:1 का ही होगा। ठीक है बच्चों, ये सब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना, ये एक तरीके से मैंने आपको रिकैप करा दिया है। अच्छा, ये एग्जाम में समझो हमारे सिलेबस में तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये सारा आपको एक तरीके से मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको वार्म अप करा रहा था। अब आते हैं जरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। जरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं। सर अगर मेरे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो लाइक अदर मॉलिक्यूल्स जब आप इनको भी डालेंगे तो यही होगा, ये भी टुकड़ों में टूटेंगे, ठीक है। तो टुकड़ों की फ्रैगमेंट्स की पीक बनेगी और पूरे मॉलिक्यूल की पीक बनेगी। अब कुछ चीजें सिखा रहा हूँ इस स्लाइड पे, अगर कोई भी बात समझ में ना आए ना मुझसे फौरन पूछ लेना, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। सर इससे ना इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका पहला पार्ट आएगा, उसके अंदर आप लोगों को एक कोई अननोन मॉलिक्यूल देंगे, उसका मास स्पेक्ट्रम देंगे, उससे कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन निकालो, ठीक है। पहला पार्ट होगा, 1 मार्क का होता है पार्ट, नंबर ऑफ कार्बन। अभी आपको नंबर ऑफ कार्बन निकालना सिखाता हूँ इससे। जिसको वो नहीं आया ना, नंबर ऑफ कार्बन निकालने नहीं आया, आप समझा अगले सारे पार्ट आपके लिए बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगला पार्ट होता है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं। सर नंबर ऑफ कार्बन ही नहीं आएंगे तो मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा तुमसे? मॉलिक्यूल ही निकलेगा। फिर उसके अगले पार्ट में उसके रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद दिस टू दिस। सर तुम्हें मॉलिक्यूल ही नहीं पता तो रिएक्शन कहां से लिखोगे? फिर उसका अगला उसका रिएक्शन, फिर अगला उसका रिएक्शन, फिर अगला। तो इट कैन गो अप टू 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स। तो आप एक चीज ना आने की वजह से, नंबर ऑफ कार्बन ना निकालने की वजह से पूरा सवाल बेकार हो गया आपके लिए, ठीक है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा मार्क। भाई तुम कैरी फॉरवर्ड तो तब होगा जब तुम्हें कुछ पता होगा, ठीक है। जब तुम्हें मॉलिक्यूल ही नहीं पता तो कैरी फॉरवर्ड क्या करोगे उसके अंदर, ठीक है। सो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना जो भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। इतना क्रिटिकल है आपके लिए। चलो सबसे पहले, अच्छा मैं ना उतनी ही डिटेल बताऊंगा जितनी डिटेल हमारे सिलेबस में है, उससे ज्यादा मैं आगे जाता ही नहीं, क्योंकि उससे आगे जाऊंगा तुम लोग पागल हो जाओगे। चलो पहली चीज, व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज गिवन,
तो हम क्या करते हैं, इट कंटेन्स कार्बन एटम्स, तो लाजमी होंगे कार्बन एटम ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एक हम ये ले लेते हैं C2H5OH, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसका MR कितना है, उसका MR निकाल लेते हैं। इसका MR हमने निकाला 46, तो एक पीक बनेगी 46 पे। वो किसकी पीक होगी जो 46 पे बनेगी, वो पूरे मॉलिक्यूल की पीक होगी, ठीक है, उस पूरे मॉलिक्यूल की पीक होगी। उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूल, इसके M भी कहा जाता है, M एक्चुअली कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। मॉलिक्यूलर आयन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एक पीक बनती है पूरे मॉलिक्यूल की, उसको हम कहते हैं M पीक। अब मैं तुम्हें अगली बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पीक उससे एक यूनिट आगे बनती है, यह आखिरी पीक होगी। एक यूनिट आगे बनेगी 46 से, एक यूनिट आगे क्या हुआ 47। सो एक पीक बनेगी, उसको हम कहते हैं M+1 पीक। अब आप कहेंगे सर M+1 का क्या मतलब, M+1 का मतलब है उसमें कोई एक कार्बन एटम कार्बन 13 होता है, ठीक है, एक कार्बन एटम कार्बन 13 होता है। तो कभी भी एग्जामिनर तुमसे पूछे ना व्हाट इज M+1 पीक, तो M+1 पीक इज ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स एनी वन कार्बन एज कार्बन 13, ठीक है। तो अगर तुम यहां पर जाओ, सो इफ एनी वन कार्बन इज कार्बन 13, देन अब ये C2H5OH है ना, अब देखो दो है ना कार्बन, तो M+1 का मतलब पता है क्या होगा, इसका एक कार्बन तो कार्बन 12 है, लेकिन जो दूसरा कार्बन है वो कौन सा है 13। तो भाई एक ही होगा, बस आप कहेंगे सर एक ही होगा, होता है भाई एक ही होता है 13। M+1 भी एक ही वो ही बनाता है जिसके अंदर एक कार्बन कार्बन 13 होता है, बाकी सब सेम। तो सर इसका जब आप MR कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर है एक यूनिट आगे आएगा ना। अच्छा हो गया। सो सर एक होती है मॉलिक्यूल की पीक, एक होती है मॉलिक्यूल से एक यूनिट आगे की। एक और बात बता दूं, इसकी पहचान क्या होती है। ये जो M+1 पीक होती है ना, अगर कोई हैलोजन ना हो, हैलोजन का मतलब है क्लोरीन ब्रोमीन ना हो, हैलोजन ना हो, तो ये आखिरी पीक होगी। M+1 पीक इज द लास्ट पीक ऑफ योर स्पेक्ट्रम, बिल्कुल आखिरी पीक होगी ये। और एक और बात, एक और पहचान होती है M+1 पीक की, M+1 पीक बहुत छोटी होती है, साइज में बहुत छोटी पीक होती है M+1 की, वेरी स्मॉल। तो ये दो पहचान है कि ये M+1 पीक है। एक पहचान उसकी क्या है कि वो बहुत छोटी होती है, और दूसरी पहचान क्या है कि वो सबसे आखिरी पीक होती है अगर हैलोजन नहीं है हमारे उसमें। अच्छा हमारे सिलेबस के अंदर ना, यानी बेसिकली यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, फिर व्हेन वी पुट दिस मॉलिक्यूल इन अ स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, टुकड़ों में टूट जाएगा। वी ऑब्टेन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। अब देखो मैं इसका एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने गलती से लिख दिया, या वो है अबंडेंस, ये अभी सही कर देता हूँ, अबंडेंस, ठीक है। सर एक पीक आई, देखो ये 46 पे, ये 46 पे जो पीक आई है, ये किसकी पीक है, ये पूरे मॉलिक्यूल की पीक है। इसको कहते हैं एम पीक। एम पीक का मतलब M स्क्वायर का मॉलिक्यूलर पीक, इसको मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। आयन क्यों कहते हैं समझ गए ना, क्योंकि उसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, और इससे बिल्कुल आगे इज फॉर्म्ड बाय प्लस, ठीक है, ये इसने बनाया है, क्लियर हुआ। इससे बिल्कुल एक यूनिट आगे विद बोथ कार्बन एज कार्बन 12। अब एक यूनिट आगे एक पीक होगी। अच्छा इसकी अबंडेंस बचो कितनी है, ये y एक्सिस से पता चल जाएगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसकी अबंडेंस बताओ, तो ये y एक्सिस पे जाके आप ये इसकी अबंडेंस यूं करके, ठीक है, y एक्सिस पे जाके आप इसकी अबंडेंस रीड कर लेंगे कि इसकी क्या अबंडेंस है। समझ में आया। तो एक पीक तो हो गई इसकी, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसकी पीक है, पूरे मॉलिक्यूल की। फिर इसके एक यूनिट आगे एक छोटी सी पीक होगी 47 पे, इसको क्या कहेंगे, M+1 पीक। अब आपका जाहिर है सवाल होगा सर M+1 पे इतना फोकस क्यों है, क्योंकि इन दोनों से नंबर ऑफ कार्बन निकलेंगे। ये नंबर अब जो आगे जा रहे हैं वो नंबर ऑफ कार्बन पे जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको सिखाता हूँ नंबर ऑफ कार्बन निकालना। इसकी अबंडेंस कहां से मिलेगी, y एक्सिस से, ठीक है। आप जाएंगे y एक्सिस पे जाके इसकी अबंडेंस निकाल लेंगे। ये अबंडेंस क्या कहलाती है, ये कहलाती है अबंडेंस ऑफ M+1 पीक, ठीक है, समझ में आया।
अच्छा, हो गया ये तो 2 पीक्स तो होंगी लाजमी। अब इसके अलावा कुछ और पीक्स भी मिलेंगी आपको। वो पीक्स किसकी होनी चाहिए जो और फर्दर पीक्स होंगी, वो किसकी होंगी? फ्रैगमेंट्स की। तो टुकड़े भी तो होंगे ना। अब सपोज करो तुम्हारे पास एक पीक तुम्हें मिली है 17 पे और एक मिली है 29 पे। अब तुम मॉलिक्यूल को देख के और सोच के बताओ कि ये 17 वाली पीक तुम्हारे ख्याल में किसकी है और ये 29 वाली पीक तुम्हारे ख्याल में किसकी है। सोचें। 17 वाली OH की होगी क्योंकि O का 16 और H का 1, तो 17 वाली जो पीक होगी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो OH की होगी। और जो 29 वाली पीक है आप वो किसकी एक्सपेक्ट करते हैं? C2H5 की होगी। ऐसे है ना, C2H5 को ऐड करें तो इसका मतलब ये 2 टुकड़ों में टूटा होगा, इसका OH एक पीक बनाई और इसके C2H5 ने एक पीक बनाई। जो सबसे बड़ी पीक होती है ना स्पेक्ट्रम की, उसके लिए उसको हम कहते हैं बेस पीक। बेस पीक, ठीक है। और बेस पीक होती है मोस्ट स्टेबल पीक। इसको इसको ये कहलाती है बेस पीक। बेस पीक, ठीक है, मोस्ट स्टेबल पीक। अच्छा गाइस, अब मैं जब स्टूडेंट था ना तो मेरे खोपड़ी के अंदर एक सवाल आता था और मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था। मैं बहुत बुक्स ढूंढता था, लोगों से पूछता था। आई कुड नेवर सेटिस्फाई माई सेल्फ यार ये क्यों होता है। मेरे ज़हन में सवाल आता था कि भाई ये एक टुकड़ा बड़ा क्यों है और एक टुकड़े का साइज इतना छोटा क्यों है। यानी ऐसा क्यों है कि OH की पीक छोटी है और C4H ये अपना C2H5 की पीक बड़ी है। तो मेरे ज़हन में देखिए ये घुसती कैसे थी बात। मैं इसको यूं सोचता था कि यार सपोज करें मेरे पास 20 मॉलिक्यूल्स हैं C2H5 के, उसमें से 10 नहीं टूटे, तो जो 10 ब्रेक नहीं हुए उनकी तो मॉलिक्यूलर पीक बन गई, ठीक है। जो 10 टूटे हैं उनके अंदर OH भी बनेगा और C2H5 भी बनेगा। तो अगर 10 मॉलिक्यूल को तोड़ूं तो 10 OH आएंगे और 10 C2H5 आएंगे। ऐसा ही है ना। तो दोनों की बराबर साइज की पीक होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों की अबंडेंस बराबर होगी। क्योंकि अगर 10 टूटे हैं तो भाई सब में से OH और C2H5 निकला होगा ना। ये कैसे हुआ कि OH ज्यादा हो गए और C2H5 कम हो गए? ठीक है, कहाँ गए वो जो कम हुए, बाकी किधर गए? यानी वो जो टुकड़ा टूटा है उसके अंदर OH गायब कहाँ हो गए? तो मुझे ये बात पले नहीं पड़ती थी कि यार ऐसा क्यों है कि C2H5 की पीक बड़ी है और OH की पीक छोटी है। लेकिन मुझे बहुत लर्निंग के बाद ये समझ में आई बात कि भाई ये असल में जो C2H5 टूटा है ना, एक तो सारा क्या होता है, एक तो जरूरी नहीं है कि सारे जो है ना वो C2H5 और OH में टूटे, उसमें और भी अलग अलग तरह की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। पता है क्या होता है, वो C2H5 फर्दर भी टूट सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ C2H5 फर्दर टूट जाते हैं इनटू CH3 CH2, ऐसे भी हो जाता है। कुछ C2H5 रिएक्ट कर लेते हैं, आपको मजे की बात है, 2 C2H5 रिएक्ट करके C4H10 बना लेंगे। कुछ C2H5 जो होते हैं याद रखो कि वो इतने, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी तो मैं आपको पीक्स दिखा भी नहीं रहा। रेल स्पेक्ट्रम इतना अच्छा थोड़ी होता है, इतना साफ सुथरा, तो उसमें इतनी 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 सारी पीक्स होती हैं और बैकग्राउंड पीक्स होती हैं। तो याद रखो कि तुम लोगों को ना बहुत सारी ऐसी पीक्स हैं जिनको तो तुम फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे ये पीक किसकी है। तो देखो मैंने यहाँ नोट्स के अंदर कुछ चीजें लिखी हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये देखो, अभी ये मैं बताता हूँ। पहले ये थी, मैं जरा ये वाली बात बता दूं, मैंने रेड से लिखा भाई, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द पीक्स। सर आप सारी पीक आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली बात जरा पढ़ो, ये वाला पॉइंट जरा रीड करो। मैंने क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की बात करो, इसको रीड करो। ये देखो, द मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट्स इन मास स्पेक्ट्रोमीटर में अंडरगो रिएक्शंस टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक चीज। दूसरा ये पढ़ो, द फ्रैगमेंट्स में फर्दर ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। तीसरा पढ़ो, सम पीक्स ऑफ इम्प्योरिटीज में आल्सो बी फॉर्म, क्योंकि कुछ पानी हो सकता है इम्प्योरिटी के तौर पे हो, ठीक है, उसकी भी होगी। अब इसका मतलब ये हुआ, कमिंग बैक टू द स्पेक्ट्रम, तो अब आपको समझ में आया कि मैंने इसको मोस्ट स्टेबल पीक क्यों कहा हुआ है। मैंने इसको मोस्ट स्टेबल पीक क्यों कहा हुआ है, इसका मतलब है ये जो OH की पीक है ना, ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है कि ये फर्दर नहीं टूटी होगी या फर्दर रिएक्ट नहीं किया होगा, ठीक है, इसीलिए इसकी पीक ज्यादा बड़ी बनी है। और उसकी पीक कम क्यों आई है, छोटी क्यों आ गई OH की पीक?
उस OH ने क्या किया होगा, हो सकता है इनमें से कुछ OH जो है रिएक्ट कर गए हो, ठीक है, कुछ फर्दर ब्रेक डाउन हो गए हो, ठीक है, तो वो क्योंकि स्टेबल फ्रैगमेंट नहीं था जो OH था, वो इसीलिए उसकी पीक जो है ना वो बड़ी नहीं आई। बस तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेनी क्यों क्या हुआ, वो तब होगी जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा। बड़ा सिंपल, आपसे पूछा जाएगा कि भाई OH की पीक बड़ी क्यों है, क्योंकि वो सॉरी C2H5 की पीक बड़ी क्यों है, क्योंकि इट्स द मोस्ट स्टेबल फ्रैगमेंट। बस खत्म हो गई बात। तो जो सबसे बड़ी पीक होती है ना उसको हम कहते हैं स्टेबल पीक, ठीक है, मोस्ट स्टेबल पीक, इसको बेस पीक कहा जाता है, नोन एज बेस पीक। चलो अब जरा मेथनॉल का स्पेक्ट्रम में जरा सिंप्लीफाइड स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। C2H5 ये ना, आप मास देखे ना, C2H5 का मास किसके बराबर आता है, काउंट करो, C2H5 29, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है कि MP और बेस पीक एक ही नहीं हो सकता, आमतौर पे जो बेस पीक होती है ना वो मोस्ट स्टेबल फ्रैगमेंट की होती है, एम पीक अलग होती है, बेस पीक अलग होती है। बेस पीक इज ऑफ द मोस्ट स्टेबल फ्रैगमेंट। बोलो हाँ, यानी ज्यादा टुकड़े टूट गए हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल में है ब्रोकन डाउन, ठीक है, ठीक है। चलिए सर अब जरा आइए मेथनॉल, इसको आप समझिए मेथनॉल का स्पेक्ट्रम, और मुझे जरा समझाइए इसके अंदर पिक्स किस किस की कौन कौन सी, कौन समझाएगा। यह मेथनॉल का स्पेक्ट्रम है, हु विल एक्सप्लेन मी द पिक्स। शुरू करो M और M+1 से। MR निकालो पहले इसका, MR देखो मॉलिक्यूल का 32 है, सो जो M पीक बन रही है वो 32, उससे एक यूनिट आगे 33, इसके अंदर कार्बन था, इसमें तो है ही कार्बन ना, तो वो एक कार्बन कार्बन 13 है, वो M+1 हो गई। फिर दो फ्रैगमेंट्स देखो इसके 15 पे आ रही है, ठीक है, CH3 की पीक 15 पे आ रही है, OH की पीक 17। इसके अंदर जो बेस पीक है वो कौन सी है, आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि यार ये कैसे, भाई आपको एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया ये बेस पीक है, आपको स्पेक्ट्रम ने बता दिया बेस पीक है, ठीक है, ये बेस पीक है, और वो तुम्हारे पास 15 वाली जो है वो CH3 की पीक है। ठीक हो गया, ये समझ में आ रहा है। सो जी नहीं, कार्बन 13 तो सिर्फ M+1 में है, सिर्फ M+1 वाली पीक कार्बन 13 वाली है, बाकी नहीं, ओनली M+1 पीक, ओके, ठीक है। अब इन फैक्ट्स को रीड कर लें। सो देयर इज अ मास स्पेक्ट्रम ऑफ मेथनॉल, द सेकंड लास्ट लॉन्ग पीक इज कॉल्ड, हमेशा जो सेकंड लास्ट पीक होती है ना वो कहलाती है मॉलिक्यूलर आयन पीक, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है NP। दिस इज फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूलर आयन CH3OH, ठीक है। MR ऑफ द मॉलिक्यूल इज दिस। X एक्सिस की जो वैल्यू होती है ऑफ मास वैल्यू ऑफ दिस पीक गिव्स यू द MR। सर अब जरा आप लोग इसको लर्न करना स्टार्ट करें। अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जाम में तो अननोन होगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम, अब एक एक करके मेरी बात ठीक से टिक करते जाना, सर ये हमें समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। पहला काम एग्जामिनर कहेगा हमारा तो मॉलिक्यूल बताओ, तो तुम्हें स्पेक्ट्रम देगा, ये मॉलिक्यूल अननोन होगा, तुम्हें ये मॉलिक्यूल अननोन होगा, यूं करके अननोन होगा, तुम्हें पता थोड़ी होगा किस टाइम, तुमसे कहेगा व्हाट इज द MR ऑफ द मॉलिक्यूल, तुम क्या करोगे, तुम सबसे आखिरी पीक तो M+1 होती है, उससे सेकंड लास्ट पीक देखोगे, उसकी X एक्सिस की वैल्यू रीड करोगे, कितनी है 32, तुम कह दोगे MR ऑफ द मॉलिक्यूल इज 32। आई बात समझ में। तो सबसे पहला काम MR निकलता है मॉलिक्यूल का। MR कैसे निकलता है, जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, सेकंड लास्ट जो पीक होती है, उसकी जो X एक्सिस की वैल्यू होती है वो आपको MR ऑफ द मॉलिक्यूल बता देती है, ठीक हो गया। फिर वो तुमसे कहेगा कि फ्रैगमेंट्स आइडेंटिफाई करो, तो फ्रैगमेंट्स उनके मासेस देख देख के तुम फ्रैगमेंट्स आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। अच्छा सर, अब मैंने कह दिया आपसे 1 यूनिट बियॉन्ड M peak is a very small peak produced by a molecule which contains any one carbon, being carbon 13, ठीक है, called M+1 peak, उसकी हो गई, ठीक है सर। अब ये सारी बहस क्यों की मैंने, M+1 peak और M peak, M+1 peak और M peak, सर ये फॉर्मूला अब आपके सामने आ रहा है नंबर ऑफ कार्बन निकालने का। विद द हेल्प ऑफ M and M+1 peak we find the number of carbons। और ये फॉर्मूला जो मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूं ना, इसको घर जाओ तोते की तरह इस फॉर्मूले को याद कर लो। किसकी तरह, तोते की तरह, गधे की तरह नहीं करना, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ M and M+1 peak we find the number of carbon atoms in a molecule। So learn this, number of carbons,
100 अपॉन 1.1 ये रेशो से आया है, ठीक है। ये सेकेंड कैसे आया छोड़ दें। am प्लस 1 मतलब अबंडेंस ऑफ m प्लस 1 पीक डिवाइडेड बाय am, ठीक है। अबंडेंस ऑफ m पीक या अबंडेंस ऑफ m पीक या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या ग्राफ से जाके आप रीड कर लेंगे, ठीक है, y एक्सिस की वैल्यू से, ठीक है। अबंडेंस ऑफ m पीक एंड अबंडेंस ऑफ m प्लस 1, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना आज पहली फुर्सत में जाके तुम ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि ये फॉर्मूला नहीं आता तो आपका पूरा क्वेश्चन एट स्टेक रहेगा। चलो इसके एक दो एग्जांपल्स करते हैं, आपसे करवाते हैं जरा थोड़ा सा आपको, ताकि आदत हो। जी जी भेज सकते हैं, भेज दूंगा सर, भेज सकता हूँ, तो भेजता ही हूँ ना, तुम ऐसे बोलो सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड A has a molecular ion at Me value 120 and its relative abundance is 23% and a peak at 121 with relative abundance 2%. Calculate the number of carbons. चलो इसका आंसर बताओ। इंफॉर्मेशन जरा घुमा के दी हुई है। उसने कहा हैज अ मॉलिक्यूलर आयन पीक एट Me वैल्यू 120। MR कितना है मॉलिक्यूल का, कितना 120, सही, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन की जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है उसका MR होता है। उसके बाद उसने कहा एंड रिलेटिव उसकी अबंडेंस 23%। कहा एंड अ पीक एट 121 की पीक किसकी होगी, m+1, उसकी अबंडेंस कितनी है 2%। फॉर्मूला भी बताया 100 अपॉन 1.1 am+1 अपॉन am। फॉर्मूला पुट करो और आंसर बताओ। am कितना है इसमें 23, am+1 कितना है 2, सो 100 अपॉन 1.1 am+1 अपॉन am। आंसर करके उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट होल नंबर में बताओ कितना आ रहा है। हमेशा राउंड ऑफ करके बताना नियरेस्ट होल नंबर में कितना आ रहा है। 8, 7.9 लिख के मत आ जाना, क्योंकि डेसिमल में नहीं हो सकते कार्बन, ठीक है। 8 आगे नंबर ऑफ कार्बन निकालना। अच्छा, अब मैं अगले सवाल में एक स्टेप और आगे जाता हूं, उसके अंदर एक बस एक एडिशनल चीज की भी। पहले नंबर ऑफ कार्बन समझ में आया कैसे निकाल लें। अच्छा चलिए, कंपाउंड B contains carbon, hydrogen and oxygen only. The M peak is at 102 and its abundance is 35. M+1 peak is at 103, जाहिर 103 पे ही होगी, its abundance is 1.5. Calculate। पहला पार्ट है नंबर ऑफ कार्बन्स, दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बस सर इसके अंदर बस एक एडिशनल काम कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले नंबर ऑफ कार्बन्स निकालो। नंबर ऑफ कार्बन्स तो आप 1 मिनट में बता ही देना मुझे निकाल के जल्दी से। 4 आ रहे हैं पक्का, हाँ 3.9 को आप राउंड ऑफ कर देंगे 4, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन्स तो सबको निकालने आ गए। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका कैसे निकालते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। MR पता है मुझे मॉलिक्यूल का कितना है, मॉलिक्यूल का MR 102। कैसे पता चला, क्योंकि M पीक लिखा हुआ है कंपाउंड में कंटेन्स दिस, द M पीक इज एट 102, तो इसका MR है 102। पहले तो इसमें से कार्बन का मास माइनस कर दो, ठीक है। कार्बन का मास माइनस कर दिया तो 5 कार्बन निकाले ना आप लोगों ने, 5 निकाले 4 निकाले, 4 कार्बन निकाले आप लोगों ने। तो 4 कार्बन का मास कितना होगा 4 × 12। तो आपने क्या किया, इसके MR में से विच वाज 102, जब मैं 4 कार्बन का मास माइनस कर दूंगा तो जो बचा हुआ मास होगा वो किसका होगा, एंड ऑक्सीजन। उसने कहा है कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली, तो जो बचा हुआ मास होगा वो होगा कार्बन एंड सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब सर वो कितना है 54। अब थोड़ा कॉमन सेंस देखो, थोड़ा कॉमन सेंस बेटा, जिसका जो तुम में से कोई मुझे वे फॉरवर्ड बताएगा, अब इसमें कितने ऑक्सीजन है और कितने हाइड्रोजन है ये कैसे पता चलेगा, क्यों। गुड, सी गुड कॉमन सेंस। सर आप ना जो बड़ा है ना दोनों में से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से बड़ा MR किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो बड़े वाले से डिवाइड कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन आटम कितने हैं। तो जब तुम 54 को 16 से डिवाइड करोगे तो ये
फ्रैक्शन या डेसिमल में आंसर आएगा। तो ये आ रहा है 3.37। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो 3 है वो तो ऑक्सीजन है, जो होल नंबर है वो ऑक्सीजन है, और जो बाकी बचे हुए होंगे वो क्या होंगे, वो हाइड्रोजन होंगे। सो जो होल नंबर है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 3, इसका होल नंबर। और फिर अच्छा 3 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 16 टाइम्स 3 48। तो 48 का जो है वो तो ऑक्सीजन का मास हो गया। 54 में से 48 निकालोगे तो 6 बच गए, वो 6 हाइड्रोजन, 6। अच्छा एक हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो ज़ाहिर है 6/1 तो वही हो जाएगा। तो इसका मतलब है C4H6O3। ठीक है। अब अभी मैं ये कल एक ग्रुप को करा रहा था, उनमें से एक बच्चे ने कहा सर लेकिन ये तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल हमने पढ़ा ही नहीं। सर इसमें हो सकता है एक COO हो और एक OH हो, ये थोड़ी है कि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। आप लोग अब भाई अब जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर ये मत एक्सपेक्ट करेंगे एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। सर कल हमने किया था ना इसका एक सवाल, उसका जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसके अंदर एक CO था, एक CO था, एक COH था और एक OH था। तो ऐसा हो सकता है इसमें कार्बोक्सिलिक और एक अल्कोहल हो, या एक एस्टर एक अल्कोहल हो, ठीक है, या एक कार्बोनाइल एक एस्टर हो। तो हम ऐसे थोड़ी बता सकते हैं ये क्या है, तो फिर आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब एक आखिरी बात इसके अंदर बता दूं, देखो कुछ फ्रैगमेंट्स ना कॉमन, बहुत कॉमन फ्रैगमेंट्स होते हैं। यू एक्सपेक्ट के तकरीबन हर स्पेक्ट्रम में ये फ्रैगमेंट मौजूद होंगे। सबसे कॉमन फ्रैगमेंट अपना दिमाग लगा के सोच के बताओ, एल्काइल ग्रुप्स के। एल्काइल ग्रुप तो तुमने जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, एल्काइल ग्रुप तो हर एक के अंदर ही होते हैं ना। सो सबसे कॉमन फ्रैगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो मोस्ट कॉमन फ्रैगमेंट्स, पहला होता है एल्काइल ग्रुप। यू एक्सपेक्ट एल्काइल ग्रुप के फ्रैगमेंट्स, तो इनको ढूंढा करो सबसे पहले फ्रैगमेंट्स इनको। तो जिस तरह CH3 है उसका 15, C2H5 का 29, C3H7 का 43, ये सबसे कॉमन फ्रैगमेंट्स होते हैं। दूसरा सबसे कॉमन फ्रैगमेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स का भी तो सबसे कॉमन फ्रैगमेंटेशन होगी ना, क्योंकि कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे ना, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर कंपाउंड अल्कोहल है तो उसके अंदर OH होगा जिसका 17 पे आएगा। अगर कंपाउंड अमाइन है तो उसके अंदर NH2 होगा, उसका 16 पर आएगा। अगर कंपाउंड हैलोजन एल्केन में भी क्लोरो एल्केन है तो उसके अंदर एक 35 या 37 पे आएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 45 पे आएगा। अगर कार्बोनाइल है तो 28 पे आएगा। अगर एस्टर है तो 44 पे आएगा। अगर नाइट्राइल है तो 26 पे आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे कॉमन टाइप का फ्रैगमेंट होता है। फिर तीसरा सबसे कॉमन टाइप का फ्रैगमेंट होता है एल्काइल ग्रुप नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये 3 एटम्स या एल्काइल ग्रुप नेक्स्ट टू, ठीक है, एटम्स या फंक्शनल ग्रुप्स कह लो, एटम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट टू एल्काइल ग्रुप्स, लाइक CH3 और C डबल बॉन्ड हो। भाई इसका फंक्शनल ग्रुप तो है C डबल बॉन्ड हो, लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है CH3, तो आप एक्सपेक्ट करें कि इसका एक फ्रैगमेंट आ सकता है। ठीक है, इसी तरह देखो ये COO है ना, तो इसके अंदर O और C2H5 का एक टुकड़ा आ सकता है, याद है वो एस्ट्राइडोलिसिस, तो ये वाले 2 टुकड़े इसके आ सकते हैं। या फिर इधर देखो, अब इधर जो है ना वो आपके पास C डबल बॉन्ड O के साथ C2H5 आ सकता है, ठीक है, या एक OH का आ सकता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लगे हुए एटम्स होते हैं या जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, वो भी सबसे मोस्ट लाइकली उनके भी होते हैं। तो मैं बच्चों से कहता हूँ जब फ्रैगमेंट्स ढूंढने लगो ना, तो इन 3-4 को पहले ढूंढा करो, देखा करो कोई फंक्शनल ग्रुप का फ्रैगमेंट या कोई अल्काइल ग्रुप का फ्रैगमेंट या अल्काइल नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप का फ्रैगमेंट। ठीक है, ये सबसे कॉमन फ्रैगमेंट्स होते हैं जो आपको गिवन होते हैं। आया समझ में? पक्का? ठीक है। अच्छा जरा मुझे आप इसमें, अच्छा चले मैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस कल कराऊंगा। अब एक आखिरी बात बता दूं, हमारे सिलेबस में अब एक N+2 का भी केस है, वो भी आज ही करके ना इसको कंप्लीट कराऊं। सर ये नजर आ रहा है इसके अंदर इन्होंने सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है। मुझे अक्सर लोग बहस करते हैं सर आप क्लोरीन ब्रोमीन ही क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं आपको सिलेबस दिखा दूं ताकि बहस खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन एटम्स इन कंपाउंड विद यूजिंग M+2P। हमारे सिलेबस में है ही ये दोनों, बस ना फ्लोरीन है ना आयोडीन है ना कुछ और है। अब सुनो M और M+2P का कॉन्सेप्ट क्या है। अब पहले इसका कॉन्सेप्ट सुनो, अगर मेरे मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन हो, या तो एक क्लोरीन होगा या एक ब्रोमीन होगा। सर एक से ज्यादा हमारे सिलेबस में वर्किंग है ही नहीं उसकी। हमारे सिलेबस में या तो एक क्लोरीन एटम हो या एक ब्रोमीन एटम हो। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं 37 एंड 35, और ब्रोमीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं 79 एंड 81। ठीक है, दोनों में आप सिमिलरिटी क्या है, दोनों का 2 यूनिट का फर्क है।
35 और 37 में 2 यूनिट का फर्क है, और 79 और 81 में भी 2 यूनिट का फर्क है। तो याद रखो, अब अगर मेरे पास if there is one chlorine and one bromine in an organic molecule, then we have an M peak and an M2 peak in the spectra. हमने आसानी के लिए ना M+1 को इग्नोर कर दिया, we ignore M+1 peak usually. ऐसा नहीं है M+1 होते ही नहीं है, बट एग्जामिनर उसको हटा देता है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, लेकिन हो भी सकती है। अच्छा, अब ये रट लो कि क्लोरीन 35 और 37 का 3:1 का रेशो होता है, लेकिन ब्रोमीन 79 और 81 का 1:1 का रेशो होता है। ये आपको लर्न करना है। एवरी एएस स्टूडेंट शुड नो द रेशोस, ठीक है। ये दोनों 1:1 के रेशो में होती हैं, ये 3:1 के रेशो में होती हैं। अब अगर कोई एक मॉलिक्यूल है तो देखो उसकी एम पीक किसकी होगी और M+2 पीक किसकी होगी, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्लोरीन है या ब्रोमीन है। लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये एक एलिमेंट है, इसकी जो एम पीक होगी ना उसमें क्लोरीन होगा छोटा वाला, और छोटा वाला का मतलब 35 वाला, और जो इसकी M+2 पीक होगी, अच्छा इसकी एमई वैल्यू देखो क्या होगी, एमई वैल्यू तो कार्बन 12, इन हाइड्रोजन 35, तो ये कितने पर आया 50। तो इसकी जो एम पीक बनेगी वो बनेगी 50 पे, ठीक है। इसमें कार्बन 12 है, लेकिन Cl मैंने कौन सा वाला लिया 35। और कॉमन सेंस, M+2 पीक क्या होगी, जिसमें Cl एटम is 37। सर अगर ये 37 होगा तो जाहिर है 2 यूनिट आगे आएगी ना। सो एम पीक बनती है जब Cl 35 होता है, और M+2 पीक बनती है जब वही Cl क्या हो जाता है 37। अच्छा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, ये M और M+2 पीक का वही रेशो होगा जो Cl 35 और Cl 37 का रेशो होता है। तो जब इसका स्पेक्ट्रम आप देखेंगे ना तो ये किस रेशो में होंगी, ये 3:1 के। तो देखते ही तुम बता दोगे कि ये क्लोरीन है, ठीक है। अगर M और M+2 पीक का रेशो 3:1 का होगा तो तुम कह दोगे सर द एटम इज क्लोरीन, ठीक है। ले जी बेटा, पूछ रही हो नहीं? अच्छा, अब अगर इसका ब्रोमीन होता क्लोरीन की जगह तो उसकी एम पीक कहां बनती, देखो अब मैंने ब्रोमीन बना दिया, ब्रोमीन का जो एम पीक होगी ना उसमें ब्रोमीन 79 वाला होगा, हमेशा छोटे नंबर वाला जो होता है ना वो एम पीक बनाता है। तो अगर मैंने ब्रोमीन 79 लिया तो उसकी 94 पे पीक बनेगी, लेकिन अगर उसकी जगह ब्रोमीन 81 होगा तो उसकी पीक कहां बनेगी, 2 यूनिट आगे, तो M+2 पीक। लेकिन इसमें फर्क क्या होगा, इसका जो रेशो है, जब M और M+2 पीक का जो रेशो देखोगे वो क्या होगा 1:1, ठीक है। तो अब इसका सवाल कैसे आता है, एग्जामिनर तुम्हें स्पेक्ट्रम देगा, वो कहेगा इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल देयर इज आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हिच एलिमेंट। तो तुम उसकी एम पीक देखोगे और M+2 पीक देखोगे, अगर वो 3:1 के रेशो में है तुम कहोगे कि सिंस द M and M+2 पीक आर इन अ रेशो ऑफ 3:1 therefore it contains chlorine because of the ratio of 35 and 37 being 3:1। लेकिन अगर वो ब्रोमीन होगा तो तुम देखोगे M और M2 1:1 के रेशो में है, तुम कहोगे द एटम इज ब्रोमीन because they are in a ratio of 1:1, ठीक है, as are CM79 and 81 ब्रोमीन एटम्स। क्लियर होगी मेरी बात? इससे आप हैलोजन एटम आइडेंटिफाई कर लेते हो, और वो क्लोरीन और ब्रोमीन ही होगा, और एक ही होगा, एक ज्यादा नहीं आएगा, आपके सिलेबस का ऐसा नहीं है। अच्छा एक सेकंड, ये आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, बट इसके सवाल जब तक नहीं करोगे ना तो तब तक पहले नहीं पड़ेगा। तो अपने साथ कल अब पास पेपर लेकर आना, ऑर्गेनिक के अंदर ही इसके सवाल इंटीग्रेटेड है, तो ऑर्गेनिक के साथ ही करा दूंगा।